अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी समाधि सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे बड़े नेता और मंत्रियों ने भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। तो अटल स्मृति स्थल पर अमित शाह मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं जिन्होंने पुष्प अर्पित किए उनके स्मारक पर। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 95वीं जयंती है। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और आज बीजेपी उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। और आज सुबह अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने पुष्प अर्पित किया। इसके अलावा तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली बीजेपी के नेता और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, अहिल्या बन गई। अहिल्या उद्धार हो गया, श्राप से मुक्ति मिल गई। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो रामा हो रामा हो रामा हो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इससे कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या, को था ही नहीं। वनवासी राम सब छोड़कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा आपसे, आज तो सेवा का अवसर मिला। भगवान राम बोले केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो नियम है, आपसे नहीं ले सकते। तो भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है। केवट बोला प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा केवट जरा साफ साफ बताओ, कोई बात समझ नहीं आई। केवट बोला एक ही काम है। कहने लगा नाई से ना नाई ले
को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया? केवट बोला है एक ही है। कहने लगा नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरियां ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोहि उतारियो। दिल्ली के करीब नोएडा में डीएम की फर्जी चिट्ठी वायरल करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके साथियों ने डीएम के घर के बाहर धरना दिया। 12वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने सर्दियों की छुट्टी से जुड़ी डीएम की एक चिट्ठी को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ब्रजेश नारायण सिंह भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था। जिसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए। ऐसे कोई आदेश नहीं निकाले थे। मुझे तत्काल पता चला कि मेरे पुराने आदेश में तारीख बदल करके इसको सर्कुलेट कर दिया गया है। मामले की जांच होने पर पता चला कि 12वीं के 2 छात्रों ने एडिटिंग कर ये फर्जी चिट्ठी तैयार की थी, जिसके बाद दोनों छात्रों को पकड़ लिया गया। लेकिन आरोपी छात्रों के साथियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा सख्त बताया और धरना देने के लिए डीएम के घर पर पहुंच गए। छात्रों ने अपने साथियों की गलती के लिए कान पकड़कर माफी मांगी और उनको छोड़ देने की अपील की। बेटा ये सब चीजें हम बाद में स्कूल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। सर हम आपके जितने समझदार नहीं है। छात्र काफी देर तक डीएम से मिलने के इंतजार में वहीं बैठे रहे, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी डीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद छात्र भी भड़क गए और उन्होंने पूरे मामले में प्रशासन पर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने का आरोप लगाया और अपने साथी छात्रों को नहीं छोड़े जाने पर परीक्षाओं की बहिष्कार की धमकी दी। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, 26 तारीख को अगर वो हमारे साथ पेपर में नहीं बैठे तो 12th क्लास को कोई भी बच्चा पेपर नहीं देगा। ये मैं नहीं, हर कोई बोल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्रों को 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने 23 और 24 जनवरी के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का फर्जी आदेश तैयार करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इन्होंने डीएम साहब के ऑर्डर को मैनिपुलेट किया, फोर्ज किया उसे, और उसमें 23-24 तारीख की छुट्टी स्कूल्स में घोषित करने संबंधी आदेश, फर्जी आदेश एक निर्गत कर दिया। हालांकि बाद में आरोपी छात्रों के नाबालिग होने की वजह से उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ट्रक पर लाद कर ले आया जा रहा एयर इंडिया का एक पुराना विमान फ्लाईओवर के नीचे फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। ट्रक का ड्राइवर घने कोहरे की वजह से फ्लाईओवर की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सका और विमान वहां से गुजरने की कोशिश में अटक गया। बीच सड़क पर विमान को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग इस घटना का वीडियो भी बनाने लगे। जानकारी मिलते ही प्रशासन की एक टीम ने वहां पहुंचकर विमान को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन ट्रक के ऊपर लदा विमान फ्लाईओवर के नीचे इस तरह फंसा था कि उसका वहां से हिलना भी मुश्किल था। जब कोई कोशिश काम नहीं आई तो ट्रक के पहिए निकाल दिए गए ताकि विमान थोड़ा नीचे आ सके। ये विमान जिस ट्रक पर लदा था उसे भी एक रस्सी की मदद से दूसरे ट्रक से बांध दिया गया और फिर उसे धीरे धीरे फ्लाईओवर से निकाला जाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी काफी मदद की और कुछ ही पलों में विमान फ्लाईओवर से बाहर निकल आया। विमान को सुरक्षित फ्लाईओवर से निकालने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन हाईवे का कामकाज संभालने वाली NHAI से जुड़े एक अधिकारी ने विमान को वहां से गुजारने से पहले किसी तरह की मंजूरी नहीं लेने पर नाराजगी जताई। रोड सार्वे करे स्ट्राक्चाराल क्लियर हाइटगुलो मेजर करे जे कनसाइनमेंट যাবে কিনা। तो এই ক্ষেত্রে রাত্রি 3টের সময় কোনো আমাদের কাছে মেসেজও নেই, পুলিশের কাছে কোনো মেসেজ আছে কিনা আমি জানি না। गोरखपुर में पुलिस ने दंगे जैसे हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कुछ दिन पहले हुए बवाल के समय पुलिस हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले तक नहीं दाग पाई थी और पुलिस के सामने ऐसी नौबत दोबारा न आए, इसलिए एक मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को दंगे जैसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। मॉक ड्रिल के लिए हंगामे का नकली माहौल तैयार किया गया, जिसके जरिए पुलिस वालों ने उपद्रव कर रही भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की। इस बीच पुलिस के जवान हाथों में डंडे और सुरक्षा कवच लेकर पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते नजर आए। मॉक ड्रिल के समय पुलिस वाले घायल लोगों को फर्स्ट एड देते हुए भी नजर आए। जो राइट ड्रिल है और जो वर्तमान परिस्थिति अपना आसपास चल रही है जैसे उसको देख करके उसका भी प्रैक्टिस किया गया है। मॉक ड्रिल को देखने के लिए सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और जवानों से मिलकर उनको जरूरी निर्देश दिए।
पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे वो भड़क गए। राज्यपाल धनखड़ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही छात्रों ने उनकी कार को घेर कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हाथों में काले झंडे ले रखे थे, जबकि कुछ छात्रों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारे लिखे हुए थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को काफी देर तक अपनी कार में ही बैठना पड़ा, जिसकी वजह से वो भड़क गए। I am shocked and surprised that university administration is absolutely doing nothing at all. They must have control on their employees. They can visit employees with actions. वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनके हाथ से डिग्री तक लेने से इनकार कर दिया और उन पर राज्यपाल रहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। Used the chair of the governor to tweet in favor of CAA, which is, we feel as students of Jadavpur University, is an unconstitutional act. बहादुर के नाम से जाने जाने वाले भारतीय वायुसेना के खतरनाक लड़ाकू विमान MiG-27 जल्द ही इतिहास बनने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 7 MiG-27 लड़ाकू विमानों की ये अंतिम स्क्वाड्रन इसी 27 दिसंबर को जोधपुर एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भरेगी। इस उड़ान के बाद इन सभी लड़ाकू विमानों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा, जिसके बाद ये विमान फिर कभी आसमान में नजर नहीं आएंगे। इसी के साथ ये शानदार फाइटर जेट न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी देश इन विमानों का इस्तेमाल नहीं करता है। इस खास मौके के लिए जोधपुर एयरबेस में एक समारोह भी रखा जाएगा, जहां आखिरी उड़ान के बाद इन विमानों को सलामी दी जाएगी। रूस में बने MiG-27 लड़ाकू विमानों ने करगिल युद्ध में भी भारतीय वायुसेना के लिए अहम भूमिका निभाई थी और इन्हें 1981 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था, जो 38 साल तक सेवाएं देने के बाद रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में काराकोरम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन छात्रों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने उनको उच्च शिक्षा से रोकने के लिए सभी कोर्स की फीस 50% बढ़ा दी, जिसके विरोध में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये छात्र बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और रैली निकाली। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान रैली में आगे चल रहे छात्रों ने हाथों में एक बैनर पकड़ा हुआ था, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन और पाकिस्तान सरकार का विरोध किया गया। इनमें बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी की छात्राएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही नहीं, कुछ छात्राएं बीच रास्ते में धरने पर बैठ गईं और उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पाकिस्तान सरकार से फीस कम करने की अपील भी की। यहाँ भी हम फीसें बढ़ा के हमारी रिसोर्सेज हमसे छीनी जा रही है, ठीक है, हमें पढ़ने नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज हमें पढ़ने दे और फीसें कम करें। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 101 फीट का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 101 फीट का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया है, जिसे 8 लाख पाइप और 80,000 LED बल्ब से सजाया गया है। यूपी के चित्रकूट में बारिश के बाद ठंड बढ़ने से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 27 दिसंबर तक के लिए बंद किया गया है। यूपी के अलीगढ़ में धारा 144 लागू होने के बावजूद कई संगठन नागरिकता कानून का समर्थन करते हुए इकट्ठा हुए और हनुमान आरती की, जिनके खिलाफ बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। MP के बैतूल में जल संसाधन विभाग ने रानीपुर डैम को 3 फीट की बजाय 8 फीट तक खोल दिया, जिससे डैम टूट गया, जिसके बाद डैम का पानी खेतों में जाने से आसपास के लोग बेहद डरे हुए हैं। झारखंड के चतरा में नक्सलियों ने दहशत फैलाने के इरादे से करोड़ों रुपए की 3 गाड़ियों को आग लगा दी। बिहार के भोजपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास घात लगाकर बैठे 2 अपराधियों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने नकली नोट गैंग के 5 तस्करों को करीब 1 लाख की नकदी और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग में वीगर मुसलमानों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने एक सरकारी इमारत से चीन का झंडा उतारकर उसे जलाने की कोशिश की, जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भड़क गए और प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़े। पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर जमीन पर लिटाया
तभी पीछे से एक आदमी ने एक पुलिस वाले को जोरदार लात मार दी। इससे पहले कि वो संभल पाता, दूसरे पुलिस वाले पर कुछ लोगों ने ट्राइपॉड से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। उन्होंने लाठियां बरसाते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को पकड़ा और बाकी लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। पुलिस वालों के पास मिर्च वाले स्प्रे भी थे, जिनसे डरकर लोग उनके करीब तो नहीं गए, लेकिन दूर से ही खाली बोतलें फेंककर पुलिस वालों पर हमला करते रहे। इस बीच एक पुलिस वाला चीन का झंडा लेकर वहां से जाने लगा तो लोगों ने पीछे से उस पर भी हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश में पुलिस के पसीने छूट गए। इससे पहले वीगर मुसलमानों के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन शांत तरीके से चल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने चीन के वीगर मुसलमानों की हालत की तुलना खुद से करते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी। चीन के दखल के खिलाफ हांगकांग में बीते 7 महीने से प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में वहां के हजारों छात्र भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शनों के जरिए वहां की पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस के सामने दूसरी चुनौती तब खड़ी हुई जब वीगर मुसलमानों का समर्थन कर रहे कई प्रदर्शनकारी हांगकांग के एक मॉल में घुस गए और आजादी की मांग पर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। इन प्रदर्शनकारियों ने चीन के दखल के विरोध में एक झंडा लिया हुआ था, जिसे दिखाकर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। क्रिसमस के मौके पर मॉल में काफी भीड़ थी और लोगों का प्रदर्शन भी शांत तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों से उलझ गई। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस से बहस की, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। बिहार के गया में एक बच्चे की हत्या के 2 महीने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि आरोपी ने डांस देख रहे 12 साल के एक बच्चे से मामूली बात पर नाराज होकर उसे गोली मार दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। सामने आए वीडियो में आरोपी हाथ में हथियार लेकर स्टेज पर डांस करता दिखा। जबकि उसके दूसरे साथी वहां नाच रही डांसर पर पैसों की बारिश करते नजर आए। आरोपी काफी देर तक खुलेआम हथियार लहराते हुए डांस करता रहा। इस बीच उसकी वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों से मारपीट भी हुई। बताया गया कि इसी बीच आरोपी ने वहां खड़े 12 साल के एक बच्चे से अपने लिए पानी लाने को कहा, लेकिन उसके मना करने पर उसने बच्चे पर गोली चला दी। हालांकि घटना के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। मारे गए बच्चे के घर वाले इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते नजर आए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्दी का असर गुलमर्ग में भी दिखा, जहां तापमान -10 डिग्री पहुंच गया और पहाड़ों से गिरने वाले कई झरने और नाले जम गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। यही नहीं, एक नदी के ऊपर से जा रही पाइपलाइन भी फट गई और उससे नीचे गिरने वाला पानी भी बर्फ में तब्दील हो गया। काफी जगहों पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्रिज के ऊपर एक पाइप जो है पंक्चर हुई है, रप्चर हुई है, और उसके बाद जो पानी बहता है आप देख सकते हैं किस तरह के नज़ारे, किस तरह के आइसिकल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और हर तरफ से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ फ्लो थोड़ा सा कम है पानी का, वहाँ पे पानी जमना शुरू हो गया। तापमान के माइनस में जाने की वजह से पहाड़ और पेड़ भी बर्फ से ढक गए। सड़क पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और शीतलहर की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भी तापमान लुढ़क गया। सर्दी से परेशान लोगों की मुश्किल घने कोहरे ने और बढ़ा दी, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। जबकि सर्दी से राहत के लिए लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ ही प्रदूषण ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी। 339 प्रदूषण का स्तर दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी होती है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पारा है वो 5 डिग्री के नीचे चला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में रहने वाले लोग पिछले 5 साल की सबसे भीषण सर्दी झेलने को मजबूर हैं। यहाँ का तापमान 9 डिग्री है, दिन होने को है, लेकिन ठंड का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के लेट होने से भी लोग परेशान रहे। जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार के बाद अर्धसैनिक बलों की 72 कंपनियों को वहां से हटाने का आदेश जारी किया गया है। इनमें सीआरपीएफ की 24, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और सीआईएसएफ की 12 कंपनियां शामिल हैं। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इन्हें घाटी में भेजा गया था। यूपी के मेरठ जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया।
ये दोनों नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे। लेकिन मेरठ पहुंचने से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके काफिले को रोक दिया और इलाके में धारा 144 के लागू होने का हवाला देकर उन्हें आगे नहीं जाने की सलाह दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में पहुंचने वाले थे, लेकिन यहां से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर परतापुर के क्षेत्र में इन दोनों को रोक दिया गया, इनकी गाड़ी को रोक दिया गया। पुलिस से बातचीत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली लौट गए। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें कोई आदेश दिखाए बिना वापस जाने को कहा। हमने पुलिस वालों से हाथ बाहर कर लीजिए, आपके पास कोई ऑर्डर, हम सुन नहीं पाएंगे आप बोलेंगे तो। आपके पास कोई ऑर्डर है? हाथ बाहर। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इलाके के हालात जानने के बाद खुद ही लौटने का फैसला कर लिया। अगर आप लोग जा रहे हैं तो इस चीज़ को सुनिश्चित करवा लें कि वहाँ किसी प्रकार का अनावश्यक भीड़ भाड़ या विवाद की स्थिति न पैदा हो, ये उनको बता दिया गया। उसके बाद उन्होंने स्थिति को समझी और वो वापस लौट गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेरठ जाने से रोकने पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने यूपी पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। कौन सी सच्चाई ना पता लगे, ना आपके बीच में आए, किस चीज को वो छिपाना चाहते हैं, किस चीज को वो रोकना चाहते हैं, ये तो वो जाने। कांग्रेस के आरोपों पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया और उस पर नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा दिया। सुर्खियों में बनना है, क्योंकि जब वो तोड़ेंगे तो सुर्खी में आएंगे, प्रशासन रोकेगा, टीवी पे आने का शौक है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, जो छपास की बीमारी है, वो थोड़ी लग गई है विपक्ष को। एटा में पुलिस वालों पर हमला कर एक कैदी फरार हो गया। यूपी के एटा में एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा कैदी पुलिसकर्मियों पर हमला करके फरार हो गया। देहरादून में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 हुक्का बार पर छापा मारा। बिहार के बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा 2 से 6 जनवरी तक कालचक्र मैदान में टीचिंग समारोह में शामिल होंगे, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बौद्ध श्रद्धालु बोधगया पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं पर्यटकों समेत कई लोग इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। यूपी के चित्रकूट में भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने अनाथ आश्रम जाकर अनाथों को कंबल बांटा। राजस्थान के जोधपुर में एक आदमी का शव तालाब में तैरते मिला, जिसे गोताखोरों की मदद से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच केंद्र सरकार ने एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करने की मंजूरी दे दी। इसमें बड़ा फैसला सरकार ने ये लिया कि लोगों को इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए किसी तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे। जिसका मतलब है कि जो लोग बताएंगे वो सरकार मान लेगी, और सरकार के मान लेने से मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में वो दर्ज हो जाएगा। हालांकि इस पर सरकार के फैसले के साथ ये बात भी सामने आई कि पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने एनपीआर का काम रोक दिया है, जिससे फिलहाल केंद्र सरकार इनकार कर रही है। ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। So nothing has been new. प्रकाश जावड़ेकर ने सबसे अहम बात ये बताई कि इस रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए लोगों को किसी तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। एनपीआर पर फैसला ऐसे समय में हुआ है जब देश में नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि विरोध में खड़े लोगों में इस तरह का भ्रम है कि सरकार उनसे उनके नागरिक होने के दस्तावेज मांगेगी। एनपीआर से इस भ्रम को हवा मिलने की उम्मीद थी, इसीलिए खबरें हैं कि सरकार ने एनपीआर के लिए दस्तावेजों की शर्तें हटा लीं। साथ ही एक खास ऐप की मदद से एनपीआर तैयार करने का ऐलान किया। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब है देश के नागरिकों का एक रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जिसमें देश के नागरिकों की पहचान का एक डेटाबेस जमा होता है। एनपीआर के लिए नागरिकों की जो परिभाषा तय है, उसके मुताबिक जो व्यक्ति 6 महीने या उससे ज्यादा समय से एक पते और एक जगह पर रह रहा है, वो एनपीआर में शामिल हो सकता है। ऐसा एनआरसी में नहीं होता। एनआरसी का मकसद है देश के नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान करना। इसका मतलब है एनपीआर और एनआरसी दोनों अलग हैं। देश में पहले भी एक बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार हो चुका है।
2010 में मनमोहन सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें नाम दर्ज कराने के लिए कुल 15 सवालों के जवाब देने होते। इनमें व्यक्ति का नाम, जन्म की तारीख और स्थायी पते की जानकारी देनी होती। इसके अलावा 2015 में हुए बदलाव के तहत पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड की भी जानकारी देनी जरूरी है। हालांकि सरकार ने इसमें बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि आधार का डेटा इससे अलग रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष को अब भी सरकार पर शक है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो एनपीआर को एनआरसी की आहट बता दिया। एनआरसी का काम शुरू हो चुका है एनपीआर से। एनपीआर जो आइंदा साल अप्रैल 2020 में शुरू होगी, वो एनआरसी का हिस्सा है। इसी तो हम कह रहे हैं कि एनआरपी को रोकना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी एनपीआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। एनपीआर सेंसस का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये सरकार है, इन्होंने ही एनआरसी की बात की, तो लोगों के मन में अब संशय पैदा हो गया कि एनपीआर का अगला चरण क्या एनआरसी होगा। विपक्ष एनपीआर पर भले ही सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार ने बायोमेट्रिक डेटा और दस्तावेजों की शर्तें हटाकर बड़ा फैसला लिया है। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है और एनपीआर के मसले पर गलतफहमियां ज्यादा ना फैले, ये सरकार के रुख से साफ कोशिश दिखाई दे रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एनपीआर पर खड़े हुए विवाद पर सफाई दी। उन्होंने ये दलील भी दी कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है, इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। यूपी के सीतापुर में 2 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई। चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चारों आरोपी दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। चोर अपने साथ एक रॉड भी लाए थे। वीडियो में 2 आरोपी बिना चेहरा ढके ही अंदर घुसे, जबकि उनमें एक ने कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था। एक और आरोपी पहले बिना चेहरा छिपाए दुकान में घुसा, लेकिन तुरंत ही वो लौटा और दोबारा कपड़े से अपना चेहरा छिपाकर दुकान के अंदर घुस गया। घटना का एक दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें लुटेरे दुकान में ऊपर रखे सामान को उतारने की कोशिश करते दिखाई दिए। बताया गया कि इन चोरों ने करीब 2 लाख रुपए के जेवर और दूसरा कीमती सामान चुरा लिया। एमपी के सिवनी में सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाई गई एक इमारत को धमाका कर गिरा दिया गया। इस इमारत को पहले मशीन से तोड़कर गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमारत पूरी तरह से नहीं गिर पाई, जिसके बाद उसको धमाका कर गिराया गया। इमारत को गिराने के समय वहां धमाके की तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और वहां हर तरफ धूल ही धूल फैल गई। इस कार्रवाई से पहले सड़क को पूरी तरह खाली करवा लिया गया। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा लोग खाने में चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं। स्विगी ने बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑर्डर चिकन बिरयानी के लिए आए और हर मिनट 95 लोगों ने खाने के लिए चिकन बिरयानी मंगवाई, जबकि मसाला डोसा दूसरे और पनीर बटर मसाला तीसरे नंबर पर। स्विगी के मुताबिक लगातार तीसरे साल सबसे पसंदीदा खाने की लिस्ट में चिकन बिरयानी ने बाजी मारी है। इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि गुलाब जामुन भारत की सबसे पसंदीदा मिठाई है। मीठे की लिस्ट में फलूदा दूसरे नंबर पर और मूंग दाल का हलवा तीसरे नंबर पर रहा। कर्नाटक के बेंगलुरु में 19 और 20 दिसंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस ने बड़ी साजिश का शक जताया। पुलिस का दावा है कि हिंसा में इस्तेमाल हुए पेट्रोल बम, पत्थर, टायर और दूसरी चीजें पहले से इकट्ठा करके रखी गई थी, यानी अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन अचानक हिंसक नहीं हुआ। हिंसा हुई क्योंकि हिंसा भड़काने की पूरी तैयारी पहले से की गई थी, जिसके बारे में पुलिस ने भी नहीं सोचा था। 19 दिसंबर को बेंगलुरु में जब बड़े पैमाने पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई तो ये सवाल पुलिस के भी जहन में था कि आखिर इतने सारे पत्थर आए कहां से, वो भी रिहायशी इलाकों में। इस सवाल का जवाब पुलिस ने 4 दिन में ढूंढ भी निकाला। पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिससे ये साफ हो गया कि उस पर पथराव अचानक नहीं हुआ था। इस वीडियो में सामान ढोने वाली एक गाड़ी दिखाई दी। कुछ लड़के भी वहां इकट्ठा दिखे। ये गाड़ी जैसे ही इन लड़कों के नजदीक आकर रुकी, उन्होंने उसमें लदी बोरियां नीचे उतारनी शुरू कर दी। इसके बाद इन बोरियों को सड़क पर खाली कर दिया गया। खाली इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन बोरियों में पत्थर थे जो बाद में पुलिस पर फेंके गए। 19 दिसंबर के इस वीडियो में साफ दिखा कि कैसे लोगों के हाथों में हिंसा भड़काने के लिए पत्थर दिए गए और ये पत्थर कैसे लाए गए। पुलिस का दावा है कि उसे ऐसे कई और वीडियो मिले हैं जिनमें कुछ लोग उपद्रवियों तक पत्थर पहुंचाते नजर आ सकते हैं।
इसके अलावा बेंगलुरु में हुई हिंसा के कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनके आधार पर इसके पीछे साजिश के आरोप लग रहे हैं। इनमें एक वीडियो ऐसा है जिसमें कुछ लड़कों को इलाके के सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया। और ये क्यों किया गया होगा ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान उसे निशाना बनाने के साथ कुछ लड़कों को ये काम मिला था कि वो इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचा दें, ताकि बाद में जब पुलिस इन कैमरों को खंगाले तो उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगे। इसकी पूरी कोशिश भी हुई। हालांकि इस साजिश से कई सीसीटीवी कैमरे बच गए, जिनसे अब पुलिस को हिंसा के तार सुलझाने में मदद मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा पुलिस ने न्यूज चैनलों से भी कुछ वीडियो हासिल किए हैं। इनमें एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब 19 दिसंबर को बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा था, तब कुछ लड़के उस मार्च में मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे थे। पुलिस का दावा है कि इन लोगों को ही प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का काम मिला था। ऐसा उन्होंने किया भी। मुंह पर कपड़ा बांधे ये लड़के पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। यही नहीं, उपद्रवियों ने इलाके में आगजनी भी की। इन सभी वीडियो की अब पुलिस जांच कर रही है और उसे ये लगता है कि बेंगलुरु में जिस तरह हिंसा भड़की उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिस पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी चिंता जताई। यही नहीं, सरकार में कुछ लोगों ने इस हिंसा के पीछे विपक्ष खासकर कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया और पूर्व सीएम सिद्धरमैया से इस पर जवाब देने की मांग की। वो ये कुतंत्र से वो पुलिस लोगों के ऊपर ये धंधा करने के लिए, दंगा करने के लिए ये कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है। ये सभी टीवी में आ जा रहा है। इसके बारे में सिद्धरामैया और कुमार स्वामी क्या बोलते हैं उनके पूछो। हालांकि कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का आरोप है कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन का एक सीसीटीवी वीडियो यूपी के कानपुर से भी सामने आया। 21 दिसंबर को कानपुर के यतीमखाना इलाके में इस कानून के विरोध में जमकर बवाल हुआ था, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें लोगों की भीड़ ताबड़तोड़ पत्थर फेंकती दिखाई दी। वीडियो में कुछ लोग मकानों को निशाना बनाकर पत्थर फेंकते नजर आए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़की इस हिंसा में शामिल कई लोगों के चेहरे साफ दिखाई दिए, जबकि कई लोगों ने पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। यतीमखाना इलाके में भड़की इस हिंसा का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की भीड़ दौड़ते हुए पत्थरबाजी करती दिखाई दी। इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को गिरा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से बवाल और आगजनी करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उनके पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें 10 साल के बच्चे से 60 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। इस बीच दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र भी इसमें शामिल हुए। हालांकि हिंसा की आशंका को देखते हुए मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लगा दी गई। और धारा 144 लगाने का मतलब है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि उस जगह पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। धारा 144 लगाने के साथ मंडी हाउस और आसपास के इलाकों को पुलिस से भर दिया गया। पुलिस की तैयारियों से प्रदर्शनकारियों में भी डर दिखा। मंडी हाउस पर इकट्ठा हुए इन लोगों में कई अपने साथ फूल लेकर आए, ताकि कार्रवाई के दौरान पुलिस को दे सकें। में ये गुलाब की पंखुड़ियां भी मैं देख रही हूँ, इसका क्या करने वाले? इसका करने ये वाले हैं क्योंकि पुलिस जो है बहुत ज्यादा डरी हुई है, लाठी चार्ज कर देती है, लोगों को डराने की कोशिश करी जा रही है। तो जितना वो लोग हम पे लाठी चार्ज करेंगे, हम उतना फूल उनके ऊपर बरसाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों ने भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें लहराई और सरकार को निशाने पर लिया। जो गवर्नमेंट अभी कर रही है एथिकली और मोरली बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका एक तरीका होता है और वो मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का सही हो रहा है। इस प्रदर्शन में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी शामिल हुए और सरकार पर हमला बोला। ना अनजान को प्रधानमंत्री होने का हक है, ना बेईमान को प्रधानमंत्री होने का हक है। वो सामने आए, कहें कि एनआरसी की योजना नहीं है, हम इस योजना को खारिज करते हैं। मंडी हाउस में धारा 144 लगने के बाद भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जंतर मंतर तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसके बाद इस मार्च की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि हिंसा भड़कने के डर से पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश नहीं की और प्रदर्शनकारी मंडी हाउस से जंतर मंतर के लिए आगे बढ़ गए। इस मार्च में पुलिस वाले भी उनके साथ चलते हुए नजर आए। सीएए और एनआरसी के विरोध में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक का जो प्रोटेस्ट था, उसकी तस्वीरें सीधा आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे कि तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो मार्च करते हुए मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ फिलहाल बढ़ रहे हैं। इस मार्च के जरिए प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता कानून के साथ जामिया में 15 दिसंबर को हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया। जंतर मंतर तक निकाले गए इस मार्च में पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए गए। हालांकि प्रदर्शन के दौरान मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक कोई हिंसा नहीं भड़की।
विरोध और हंगामे के बीच गुजरात के सूरत में एक अलग तस्वीर दिखी, जहां बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मार्च निकाला। इस मार्च में मंत्री गणपत वसावा के साथ बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल हुए, जिनकी अगुवाई में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के समर्थन में सूरत की सड़कों पर मार्च निकाला। मार्च में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा और तख्तियां ले रखी थी, जिन पर नागरिकता कानून के समर्थन में स्लोगन लिखे थे। मार्च के दौरान इन लोगों ने नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। मार्च के बाद ये लोग एक इलाके में पहुंचे जहां पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे, जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए इन लोगों ने वहीं पर नारेबाजी और तेज कर दी। गुजरात सहित देश भर में विरोध हो रहा था, वैसे में सूरत की रैली समर्थन में निकली है और लोग बड़ी मात्रा में इस रैली में जुड़े हुए हैं। मार्च में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कई फीट लंबा तिरंगा भी ले रखा था। मनरेगा की मजदूरी देने में देरी पर दोषी अधिकारियों से उसकी वसूली की जाएगी। यूपी में मनरेगा की मजदूरी 15 दिन के अंदर नहीं देने पर जिम्मेदार अधिकारी की सैलरी से उसकी वसूली की जाएगी। यूपी के गोरखपुर में हुए पथराव और हिंसा के समय आंसू गैस के गोले नहीं दाग पाने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस परेड ग्राउंड में बुलाकर ऐसे हालात में निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। पटना के बेऊर थाने में रिश्वत लेकर लुटेरों को छोड़ने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। रूस ने दावा किया है कि अगर वर्ल्ड वाइड वेब से उसका कनेक्शन टूट भी जाता है तो रूस का इंटरनेट काम करता रहेगा। रूस ने इसके लिए कई टेस्ट किए हैं, जिसका मकसद रूस को हर हाल में लगातार इंटरनेट सेवा मुहैया करना है। बिहार के भोजपुर में मामूली कहासुनी के बाद चचेरे भाई के पैर में गोली मारकर एक आदमी फरार हो गया। जयपुर क्राइम ब्रांच ने जिला परिषद दफ्तर में 2 लाख की रिश्वत देते हुए 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिहार के भोजपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 4 बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के वाराणसी में लूट की नीयत से दुकान में घुसे बदमाशों ने गहनों की व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गए। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है, लेकिन खबर है कि वजनदार मंत्रालय नहीं मिलने से कांग्रेस नाराज चल रही है। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को उद्धव ठाकरे की कैबिनेट का विस्तार दोपहर 1 बजे हो सकता है, जिसमें शिवसेना और एनसीपी के 13 मंत्री और कांग्रेस से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अटकलें हैं कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है फिर से। इसके अलावा उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिल सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस को जो मंत्रालय मिले हैं उनमें कोई बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं है, जिससे वो नाराज है। इसलिए कुछ अहम मंत्रालय अपने नेताओं को दिलाने के लिए अब आला कमान इस मामले में दखल देगा। हालांकि उद्धव सरकार में सहयोगी एनसीपी ने किसी तरह के मतभेद से इनकार किया है। चीन के काशगर में एक एसयूवी बेकाबू होकर सड़क किनारे बने हेयर सैलून के अंदर घुस गई। बताया गया कि ड्राइवर ने गाड़ी को पार्क करने के समय ब्रेक के बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके बाद एसयूवी बेकाबू होते हुए सीधे सड़क किनारे बने सैलून के अंदर घुस गई। इससे पहले वो आदमी भीड़भाड़ वाली एक सड़क पर अपनी गाड़ी को पार्क करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन एसयूवी अचानक बेकाबू हो गई और तेजी से आगे बढ़ते हुए सड़क के किनारे बने सैलून के अंदर घुस गई। हादसे के वक्त सैलून के अंदर बाल कटवाने के लिए बैठा लड़का भी एसयूवी की चपेट में आ गया। एसयूवी बाल कटवा रहे लड़के को घसीटते हुए सैलून की दूसरी दीवार से जाकर टकरा गई। अचानक हुए इस हादसे से सैलून में काम कर रहा कर्मचारी भी हैरान रह गया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई, हालांकि गाड़ी और सैलून को काफी नुकसान पहुंचा। स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के खिलाड़ियों को दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। दुनिया भर की स्पोर्ट्स लीग और टीमों की कमाई का लेखा जोखा रखने वाली वेबसाइट स्पोर्टिंग इंटेलिजेंस ने एक लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बार्सिलोना फुटबॉल क्लब अपने हर खिलाड़ी को हर साल औसतन 90 करोड़ रुपए तनख्वाह के तौर पर देता है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर स्पेन के ही फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड का है, जो अपने खिलाड़ियों को हर साल औसतन 80 करोड़ रुपए तनख्वाह देता है। वहीं खिलाड़ियों को सालाना 72 करोड़ रुपए वेतन देने वाला इटली का फुटबॉल क्लब यूवेंटस इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर रहा। खिलाड़ियों को मोटी तनख्वाह देने वाले क्लबों की लिस्ट में भारत की क्रिकेट लीग आईपीएल की टीमें भी शामिल हैं। इस लिस्ट में आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस 47वें नंबर पर है, जिसका हर खिलाड़ी हर साल औसतन 39 करोड़ रुपए वेतन पाता है, जबकि खिलाड़ियों को सालाना 38 करोड़ रुपए वेतन देने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 48वें पायदान पर है। उत्तर प्रदेश में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार ने हिंसक प्रदर्शन के समय सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई हंगामा करने वालों से ही वसूलने का ऐलान किया था।
जिसके तहत अकेले लखनऊ में ही करीब 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने का नोटिस भेज दिया गया। हालांकि पकड़े गए लोगों के परिवार वालों ने उनके बेगुनाह होने का दावा किया। और गाड़ी चलाते इसी रोड पे, अब वहीं में पता नहीं कैसे पकड़ लिया गया। कई लोग तो ऐसे निकले जो दिहाड़ी पर काम कर परिवार का पेट पालते थे। ऐसे में उनके परिवार वाले नुकसान की भरपाई का नोटिस मिलने से डरे हुए हैं। हम लोग गरीब आदमी मड़ैया में रहने वाले कहाँ से भरपाई करेंगे? खाने रोज कमाओ रोज खाओ। हालांकि प्रशासन ने सभी आरोपियों की पहचान के बाद ही उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने का दावा किया। जिनकी हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं या सीसीटीवी फुटेज है या वीडियो फुटेज है, जिन्होंने पत्थरबाजी की या आगजनी की, इनको 7 दिन का नोटिस दिया जा रहा है और इस नोटिस के अंतर्गत जो क्लेम्स हैं इनका डिस्पोजल किया जाएगा। इसी तरह कानपुर में भी पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पोस्टर जारी किए और उनका पता बताने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चंडीगढ़ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान एक सवाल पर भड़क गए। वहां मौजूद एक पत्रकार ने उनसे आम आदमी पार्टी की विपक्ष के तौर पर भूमिका से जुड़ा एक सवाल किया, जिस पर भगवंत मान आपा खो बैठे और पत्रकारों से ही भिड़ गए। उस पत्रकार ने आम आदमी पार्टी सांसद से पूछा था कि पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार अकाली दल सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदगी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इसी सवाल पर वो बुरी तरह भड़क गए। लगता है जिवें कि मुख्य विरोधी धिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। यहाँ तक कि भगवंत मान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लिए गलत शब्दों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूके। सुखबीर बादल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ। वहाँ गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने पत्रकारों से कोई दूसरा सवाल पूछने को कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ काफी देर तक बहसबाजी होती रही, जिसके बाद भगवंत मान वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे आम आदमी पार्टी नेताओं ने भी पत्रकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। भगवंत मान के पत्रकारों से बदसलूकी करने के बाद कांग्रेस ने इसकी निंदा की और उन पर शराब के नशे में ऐसा करने का आरोप लगा दिया। तो धक्के मारने का कोई कम नहीं, अगर उन्हें धक्के मारे नहीं तो मैं उहदी निंदा करा। उन्होंने वर्करां दे कहे मुताबिक शराब पी के मीटिंग की है तो धक्के मारे नहीं, ये तो माड़ी गल कोई हो नहीं।